नमस्कार साथियों, मैं अवनीश कुमार आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल तैयारीपुर में स्वागत करते हैं। इस क्लास में हम लोग बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस के बारे में, किस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। जितने भी टीचिंग एग्जाम हैं, जैसे सीटेट है, DSSB है, आपका यूपी टेट है, सुपर टेट है, या फिर फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड लेवल की जो भी एग्ज़ाम है, रीट की एग्ज़ाम है, उसमें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और कैसे उसको सॉल्व करना है, उसके बारे में हम लोग कुछ बात करेंगे, कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पे आप क्वेश्चंस देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे मेंशन करा है कुछ क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चंस हैं किस पे आधारित हैं, तो ये क्वेश्चंस पियाजे की थ्योरी पे आधारित है। ठीक है, ये क्वेश्चंस हैं जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत पर आधारित है। आधारित प्रश्न। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में, देख लेते हैं कैसे बनाने हैं, किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा तरीका विज्ञान विषय को समझने के लिए उच्च प्राथमिक स्तर पर उपयुक्त नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपको आपके स्क्रीन पे है, आप देख सकते हैं। क्या लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन सा तरीका विज्ञान विषय को समझने के लिए, पहला तो ये देख लीजिए कि क्या कहा जा रहा है विज्ञान विषय को, और दूसरा क्या कहा जा रहा है उच्च प्राथमिक स्तर पर उपयुक्त नहीं है। उच्च प्राथमिक स्तर का मतलब क्या होता है, देखिए प्राथमिक स्तर पे क्या होते हैं, आप किस क्लास में रहते हैं, 1 से लेकर के 5 तक प्राथमिक होते हैं, और आप उस दौरान क्या होते हैं, लगभग 8 से 9 साल का होता है प्राथमिक स्कूल का, और 12-13 साल तक का उच्च प्राथमिक होता है। उसके बाद फिर आप चले जाते हैं मिडिल स्कूल में, उसके बाद हाई स्कूल में, तो क्या होता है उच्च प्राथमिक स्तर पर। ठीक है, तो उच्च प्राथमिक स्तर पे क्या है, उच्च प्राथमिक स्तर पे बालक किस एज में रहते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको एज से देखना है, क्योंकि पियाजे की थ्योरी में जब स्टेजेस से क्वेश्चन आएंगे तो आप क्या करें, आप जो भी पूछा जा रहा है उसका आप एज लिख लीजिए। ठीक है, तो उच्च प्राथमिक स्तर की बातें हो रही हैं, तो उच्च प्राथमिक स्तर कहाँ तक का होता है, ये लगभग 8 से 9 साल तक का होता है। ठीक है, कहाँ की बातें हो रही हैं, तो इसको सॉल्व करने का तरीका है कि उच्च प्राथमिक जो होता है वो मान लीजिए 9 से 11 साल तक का होता है। ठीक है, उसके बाद आप कहाँ चले जाते हैं, मिडिल स्कूल में चले जाते हैं, तो 9 से लेकर के 10, 8 से लेकर के 11 तक का एज आपको पता चल गया कि उस एज तक के बच्चे आएंगे किसमें, उच्च प्राथमिक में। अब ऑप्शन देखिए, वस्तुओं को प्रेक्षण करना एवं क्या है अवलोकनों को दर्ज करना। आपने क्या किया, ऑब्जर्व किए, आपने देखा, अवलोकन किया, और फिर क्या किए, आपने उसको रिकॉर्ड करके रख लिया, दर्ज कर लिए। रेखा चित्र बना करके आप देखते होइएगा कि कुछ फिगर ड्रॉ करके कुछ डायग्राम बना करके आप सीखते हैं। प्राथमिक स्तर पे आप देख करके भी सीखने की कोशिश करते हैं, अनुभव प्राप्त करते हैं, आप रियल वर्ल्ड में आप उसमें रह करके सीखते हैं। आप देखते होइएगा कि छोटे बच्चों को सामग्रियों से ज़्यादा क्या होता है, लगाव होता है, और वो क्या करते हैं तरह तरह के जो भी टीचिंग लर्निंग जो भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसके साथ क्या करते हैं, वो सीखते हैं। ठीक है, तो ये भी होंगे। और उसके बाद क्या कहा जा रहा है, अमूर्तता द्वारा विषय को सीखना। देखिए अमूर्तता की बातें किस स्टेज में होती है, अमूर्तता की बातें जो होती हैं, अमूर्त स्टेज जो होती है जहाँ पे आप चीज़ों को एब्स्ट्रैक्ट रूप में क्या करते हैं, उसको देख करके सीखते हैं, मतलब नियमों को सीखते हैं आप। ठीक है, आप यहाँ पे आकर के कल्पना करने लगते हैं, परिकल्पना करने लगते हैं, मतलब जो चीज़ें नहीं दिख रही हैं उसके बारे में भी आप क्या करते हैं, जानकारी प्राप्त करना शुरू कर देते हैं। तो ये कब होता है, ये होता है औपचारिक अवस्था में। औपचारिक अवस्था जो 4 स्टेजेस की बात हुई है, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशन जिसको बोलते हैं क्या पूर्व संक्रियात्मक, उसके बाद क्या है मूर्त संक्रियात्मक, और फिर अमूर्तता की बातें होती हैं। मतलब औपचारिक जो स्टेज है जो आपका 11 से लेकर के 15 तक का होता है। ठीक है, अब 11 से 15 तक है जहां पे क्या होती है, अमूर्तता की बात होती है। अब यहां देखिए क्या पूछा जा रहा है,
कि आपने जो प्राथमिक विद्यालय पे क्या था, अपर प्राइमरी में क्या था कि 9 से 11 साल तक के बच्चे होते हैं जनरली, ठीक है। अब देखिए तो ऑप्शन कौन सा हो जा रहा है, जो उस एज से ऊपर चला जा रहा है। तो यही होता है, अमूर्तता के द्वारा आप नहीं सीख सकते हैं। आपका जो स्टेज होता है वो होता है मूर्त चीजों के बारे में जानने की अवस्था, ठीक है। तो जो उच्च प्राथमिक होती हैं ये होती हैं मूर्तता की अवस्था होती है, ठीक है। तो आपका आंसर कौन सा इसका हो जाएगा, उपयुक्त नहीं है। तो आप अमूर्तता के माध्यम से नहीं पढ़ा सकते हैं बच्चे को, ठीक है। तो ये हो गए आपके कौन से सही आंसर हो गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पियाजे के सिद्धांत में एक प्रक्रिया जो पुराने व नए धारणाओं व अनुभव के बीच संतुलन क्रिया है, ठीक है, उसको किस नाम से जाना जाता है, वो प्रक्रिया है उसको क्या कहा जाता है। आप क्या कर रहे हैं कि जो पहले से, ठीक है, और जो नए हैं उनके बीच क्या कर रहे हैं, आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो बैलेंस करने की कोशिश किसमें होती है, कौन करता है, तो उसको बोलते हैं इक्विलिब्रेशन या साम्य धारण होती है। वही क्या करती हैं, आपके नई जो जानकारी है, जो नए ज्ञान है उसको, और जो आपके यहाँ देखिए जो पुराने हैं और जो नई धारणाएं हैं उसके बीच क्या करते हैं, बैलेंस करने की कोशिश करता है। जो प्रक्रिया के माध्यम से होता है उसको बोलते हैं साम्य धारणा, ठीक है, या संतुलनीकरण बोलते हैं, या संतुलन की प्रक्रिया बोलते हैं। उसके ही माध्यम से क्या होता है, जो भी नॉलेज आपकी स्कीमा में होता है पहले से, ठीक, और जो चीजें आप देखते हैं उसके बीच क्या होता है, बैलेंस करने की जो प्रक्रिया होती है वही साम्य धारण या संतुलन की प्रक्रिया होती है, जिसको इंग्लिश में इक्विलिब्रेशन की प्रक्रिया बोलते हैं, ठीक है। ये आपने देखा। समावेशन क्या होता है, समावेश में क्या होता है कि आपके पास जो भी नॉलेज है आप उसको क्या कर रहे हैं, एक ढंग से आप उसमें नए जानकारी को क्या कर रहे हैं, आप उसमें एक तरह से ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ऐड की प्रक्रिया होती है जिसमें आप नया ज्ञान, आपने कुछ देख लिया नया, पहले से तो कुछ चीजें पता थी लेकिन जब आपने देखा तो लगा कि नहीं ये चीजें नया है, आपने उसको भी ऐड कर लिया। जैसे मान लीजिए कि आपने देखा कि गाय की कलर उजली होती है, आपके दिमाग में है कि गाय उजला होता है, लेकिन जैसे ही आप बाहर गए आपने देखा ब्लैक कलर की भी काउज हैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि आपने चीजें देखी कि हाँ एक जो काउज होती हैं वो, गाय जो होती हैं वो काली भी हो सकती है। तो आपने वहां से कुछ चीजों को सीखा और उसको क्या किया, पुराने जो ज्ञान थे उसमें उसको ऐड कर दिया। ये होता है समावेशन या आत्मसातकरण भी इसी को बोलते हैं। समायोजन होता है, एडजस्टमेंट की प्रक्रिया होती है कि आप वातावरण के साथ क्या कर रहे हैं, खुद को ढालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और ज्ञान विघ्न होता है, नॉलेज में डिस्टर्बेंसेज। तो ये नॉलेज में डिस्टर्बेंसेज की बातें ही नहीं हो रही हैं, संतुलन बनाने की हो रही हैं। तो ये साम्य धारण या संतुलन की प्रक्रिया हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाल्यावस्था के दौरान अपने तथा दूसरे के नजरिए में फर्क करने की जो इनएबिलिटी होती है, अयोग्यता होती है, उसे क्या कहा जाता है। तो उसको क्या कहा जाता है, केंद्रिता नहीं होगा, क्योंकि केंद्रिता का मतलब होता है कि आप सिर्फ और सिर्फ एक ही क्या कर रहे हैं, पॉइंट पे आप सिर्फ ध्यान दे पाते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा है, उसको आप मान लीजिए दोनों में, जैसे दो बर्तन रखे हुए हैं और दोनों में सेम अमाउंट में क्या है, शरबत है या पानी है। तो बच्चा क्या होता है कि जो बड़ा उसको दिखता है, लंबाई में बड़ा, उसी को बच्चा क्या समझता है, बड़ा समझता है, समझता है कि उसी में ज़्यादा पानी है, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसने सिर्फ और सिर्फ एक ही क्या किए हैं, डायमेंशन पे ध्यान दिया है कि इसकी लंबाई ज़्यादा है इसलिए इसमें पानी ज़्यादा है। तो वही होता है कि सिर्फ एक आप चीज़ों को देख पा रहे हैं, सिर्फ एक ही क्या करते हैं, आप इंफॉर्मेशन पे क्या कर रहे हैं, अपना पूरा ध्यान लगा दे रहे हैं, उसी को बोलते हैं क्या, केंद्रिता। तो ये नहीं होगा। अपने तथा दूसरे के नजरिए में फर्क करने की अयोग्यता को क्या कहा जाता है, तो वो होता है अहम केंद्रिता, जिसको बोलते हैं ईगोसेंट्रिज्म। बालक जब प्री ऑपरेशनल स्टेज मतलब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है, उस दौरान क्या होता है, उसमें ईगोसेंट्रिज्म के गुण पाए जाते हैं, ठीक है, अहम केंद्रिता के गुण पाए जाते हैं, जिसमें क्या होता है कि वो दुनिया को इस रूप में देखता है, उसको लगता है कि दुनिया चारों तरफ से उसको घेरे हुए हैं, ठीक है, और वो क्या करते हैं, दूसरे के नजरिए को समझ नहीं पाते, और साथ ही साथ क्या होता है, वो दुनिया को खुद में ही समाहित समझता है। इसीलिए आप देखते होइएगा कि बालक को जब भी आप कोई चीज देते हैं
तो वो खुद बोलता है कि नहीं, हम ही आप बोलते हैं कि सब में बांट देने के लिए, तो वो ले लेगा और वही बांटने की कोशिश करेगा। वो उसे अगर लगता है कि नहीं आज उसको आइसक्रीम खाने की इच्छा है, आइसक्रीम में भी मान लीजिए उसको कोई पार्टिकुलर आइसक्रीम खाना है, तो वो बोलेगा कि नहीं सब लोग यही खाएंगे, अगर मुझे अच्छा लग रहा है तो सबको अच्छा लगेगा, सब यही खाएंगे। तो ये जो गुण होता है वो किसकी वजह से होता है? बच्चे का ये जो मेंटालिटी होती है, बिहेव होती है, या ये जो बच्चे इस ढंग से सोचते हैं वो किसके कारण से सोचते हैं? अहम केंद्रिता या ईगोसेंट्रिज्म की वजह से सोचते हैं, जहां पे वो अपने और दूसरे के नजरिए में फर्क नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये होता है। जीववाद होता है कि बालक हर निर्जीव वस्तु में भी सजीव उसको समझता है, समझता है कि उसमें जान है। जैसे वो किसी भी एक्टिविटी को कर रहा है, चल रहा है, खा रहा है, सो रहा है, उसी ढंग से जो निर्जीव उसके प्राणी है उसके आसपास में, उसमें भी वो समझता है कि जान है। इसीलिए एक बच्चा जब भी खेलता है अपने गुड़िया के साथ, या अगर किसी भी पदार्थ के साथ वो खेलता है, वस्तु के साथ खेलता है, तो देखिएगा कि वो उसको सुलाने की भी कोशिश करता है, वो उसको कुछ खिलाने की भी कोशिश करता है, ठीक है, उसको वो चलाने की कोशिश करता है। तो ये इसलिए होता है क्योंकि बालक उस समय सजीव और निर्जीव के बीच के जो डिफरेंसेज हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, उसको समझ नहीं पाता। उसी को क्या बोलते हैं? जीववाद। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो गया? इसका आंसर हो जाएगा ये अहम केंद्रिता। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं क्या है। एक विशेष स्तर पर बच्चे मौलिक तर्क का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, कि वो आपसे अब तर्क करना शुरू कर देंगे, आपसे वो अब बोलना शुरू कर देंगे कि नहीं ये है तो क्यों है, मैं बोल रहा हूँ वो क्यों सही नहीं है, आप बोल रहे हैं वही सही क्यों है। इस ढंग से अगर तर्क करना शुरू करता है तथा सभी प्रकार के प्रश्नों का जवाब जानना चाहता है, और क्या होता है, क्यूरियोसिटी काफी ज्यादा होती है, वो हर चीज के बारे में क्या करेगा? प्रश्न करेगा कि ऐसा है तो क्यों है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, मुझे मिलना चाहिए तो मुझे ही मिलना चाहिए, आप दूसरे को देंगे तो क्यों देंगे। ठीक है, तो इस ढंग से क्या करेंगे, वो हर चीज में क्या करते हैं, वो आपसे प्रश्न करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चंस एज भी इसी को बोला जाता है, आगे देखेंगे कौन सा स्टेज होगा। जानना चाहते हैं, पियाजे ने इसे क्या कहा? अंतर्ज्ञान कहते हैं। पियाजे इसको क्या बोलते हैं? इंट्यूशन स्टेज बोलते हैं, या इसको इंट्यूशन की एक्टिविटी होती है वो बोलते हैं। ठीक है, कि अंतर्ज्ञान होता है। पियाजे के अनुसार यह किस चरण की विशेषता है? अब देखिए ये कौन से चरण में इस तरह की बातें हो रही हैं, बालक में तर्क करने की एबिलिटी आ जाती है, वो क्या करेगा, वो हर सवाल का जवाब जानना चाहेगा। ये किस स्टेज में होता है? तो अब देखिए पहला क्या होता है, जो पियाजे की थ्योरी है उसमें पहला स्टेज कौन सा है पियाजे में? पियाजे की थ्योरी का पहला स्टेज है आपका क्या होता है, जिसको बोलते हैं संवेदी पेशीय, सेंसरी मोटर। संवेदी पेशीय जो होता है जन्म से 2 साल तक। दूसरा होता है पूर्व संक्रिया, जो होता है 2 से लेकर के 7 साल। इसको फिर फर्दर पार्ट में डिवाइड करते हैं, इसको भी आगे 2 डिवाइड करते हैं 2 पार्ट में। पहला होता है जिसको बोलते हैं प्राक संप्रत्यात्मक, ठीक है, और जो दूसरा होता है उसको बोलते हैं अंतर्ज्ञान का अवस्था। ठीक है, अब देखिए ये होता है आपका 2 से लेकर के 4 साल तक, और ये होता है 4 से 7 साल। ठीक है, अब देखिए ये किसका अवस्था आ गया, तो आप देख रहे हैं अंतर्ज्ञान की जो अवस्था होती है, और ये अंतर्ज्ञान यहाँ भी आप देख रहे हैं, तो ये किस अवस्था की विशेषता होगी, तो आप देखिए कौन सा है। हमने क्या लिखा है? पूर्व संक्रिया अवस्था, और पूर्व संक्रिया अवस्था जो ऑप्शन होगा वही हो जाएगा सही आंसर। तो ये है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया हूं, कैसे डिवाइड किए आपने देखा यहाँ पे। ठीक है, एक बार इसको और देख लीजिए कि जो यहाँ पे क्या है, पूर्व संक्रियात्मक है, पूर्व संक्रिया, इसको 2 पार्ट में बांटते हैं। पहला होता है जिसको बोलते हैं प्राक संप्रत्यात्मक, जो होता है कितने, 2 से लेकर के 4 साल तक।
और दूसरा होता है उसको बोलते हैं अंतर्ज्ञान की अवस्था, इंट्यूशन स्टेज। और ये होती हैं 4 से 7 साल की। ठीक है, तो आप देख सकते हैं किसका, पूर्व संक्रिया का, और यहां पे पूर्व संक्रिया है तो आपका सही आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था है। ठीक है, देखिए बालक की क्या होती है, जो थिंकिंग होती है, जो सोच होती है, थॉट्स होते हैं, वो क्या होते हैं, अमूर्त, मतलब कि जो एब्स्ट्रैक्ट हैं, ठीक है, उस पे बेस ना हो करके किस पे होता है, जो कंक्रीट है उस पे होता है, एवं क्या होती है, और ये अवस्था किसकी होती है, कंक्रीट अवस्था किसकी होती, कंक्रीट अवस्था की एज क्या होती है, तो वो आपने देखा है जब थ्योरी आपने देखा था, पढ़ा था वहां पे, कि जो संक्रिया अवस्था होती है वो कितने होती हैं, जन्म से 2 साल, पूर्व संक्रिया आपने देखा 2 से 7 साल। अब देखिए यहां पे तीसरा लिखता हूं जिसको बोलते हैं मूर्त संक्रिया, संक्रियात्मक अवस्था, और ये होती हैं 7 से लेकर के 11 साल की। ठीक है, तो अब देखिए क्या है, 7 से 11 जो अमूर्तता की बातें हो रही, मूर्तता की बातें हो रही हैं, जहां पे आप नियमों को किस रूप में सीखते हैं, मूर्त रूप में सीखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्लियर बोला है कि बालकों की सोच जो होती है वो अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों पे होती है, मतलब कि जो चीजें एब्स्ट्रैक्ट हैं उस पर फोकस नहीं कर पाते बालक किस पे कर पाते हैं, जो उसके सामने है, जो उसे दिख रहे हैं उस पे फोकस कर पाते हैं। ठीक है, मतलब कि वो मूर्त चीजों पे ही फोकस कर पा रहा है। तो मूर्तता की अवस्था कौन सी होती है, मूर्तता की अवस्था होती है आपका 7 से 11 साल, तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, 1, 7 से 11 साल, यही होती है मूर्तता की अवस्था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका क्वेश्चन कौन सा हो गया, हाँ अंतर्ज्ञान हो चुका है। मूर्तता की अपेक्षा अमूर्त की अपेक्षा मूर्त चीजों पे होती हैं, वो आपने देखा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 6ठा नंबर, निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि वो कौन सी क्या है, जो तत्व हैं या तथ्य हैं या फिर जो कॉन्सेप्ट हैं वो नहीं निर्धारित करते हैं किसको, आपके बौद्धिक विकास को, एक बालक के बौद्धिक विकास को। ठीक है, तो क्या है, सामाजिक संचरण, सोशल ट्रांसमिशन, अनुभव, एक्सपीरियंस, साम्य धारण, इक्विलिब्रेशन, और इनमें से कोई नहीं। तो अब देखिए कौन सा है, सबसे पहले तो ये देखिए कि होता कौन कौन है, अपने आप क्लियर पता चल जाएगा आपको कि कौन सा नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसमें होता कौन कौन है वो देख लीजिए। ठीक है, पहला होता है जिसको बोलते हैं जैविक परिपक्वता, ये पहला होता है। 4 होते हैं जिसमें पहला तो आपने देखा जैविक परिपक्वता की बात होती है, दूसरा होता है अनुभव कि बालक कैसे सीखता है, तो जैसे जैसे परिपक्व होता है उसका विकास होता जाता है, एज बढ़ता जाता है, तब तब क्या होता है, बालक चीजों को सीखता चला जाता है। आप देखिए जब एज कम होता है तो वो मूर्त अनुभवों के आधार पे सीखता है, उसके बाद क्या होता है, अमूर्त चीजों के आधार पे सीखता है, नियमों के आधार पे सीखता है। तो जैसे एज बढ़ता है वैसे। तीसरा जो होता है उसको बोलते हैं क्रिया या क्रियाएं या क्रियाकलाप। ठीक है, कुछ एक्टिविटी करके, जो भी इन्वायरमेंट में चीजें हैं उसको देख करके बालक क्या करता है, खुद एक्टिविटी करने की कोशिश करता है, अंतःक्रिया करता है, और जिसके माध्यम से क्या होता है, बालक सीखता है। तो कुछ एक्टिविटी भी करता है, क्रियाएं करता है। और चौथा होता है उसको बोलते हैं साम्य धारण या इक्विलिब्रेशन। ये 4 हैं संप्रत्यय जो क्या करते हैं, बालक के जो बौद्धिक क्षमताएं हैं, जो बौद्धिक विकास है, उसमें सबसे अहम रोल निभाते हैं। ठीक है, तो ये 4 निर्धारक तत्व कौन कौन हुए, पहला जैविक बायोलॉजिकल मैच्योरिटी, एक्सपीरियंस, क्रियाएं एक्टिविटी, और साम्य धारण या इक्विलिब्रेशन। ठीक है, अब आप देख लीजिए कौन सा नहीं है इसमें, वही आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या है, निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है, तो आपका ये हो जाएगा सामाजिक
चरण या सोशल ट्रांसमिशन, ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये बौद्धिक विकास के निर्धारक तत्व नहीं है कौन कौन, तो वहां पे मैंने क्लियर लिख दिया है, तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कितने हो गए, 6 क्वेश्चंस हो गए। आप इसको एक बार देख लीजिए किस तरह के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, कोशिश करेंगे कि कुछ और क्वेश्चंस हो तो आप उसको भी प्रैक्टिस कर लें, देख लें, उसको भी सॉल्व करके यहाँ पे आपको बता दूंगा किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे कुछ और क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, संज्ञान या अनुभूति बच्चे व वातावरण के बीच अंतःक्रिया की निरंतर प्रक्रिया के माध्यम से विकसित होती है। क्या जो संज्ञान का विकास होता है या जो अनुभूति का विकास होता है वो बच्चे व वातावरण के बीच अंतःक्रिया की निरंतर प्रक्रिया के माध्यम से होती है। ठीक है, अब ये सिद्धांत में जो कहा गया है, ये जो स्टेटमेंट आपको दिख रहा है जिसके बारे में बातें हो रही हैं, वो किसके सिद्धांत में कहा गया है, किसके सिद्धांत से ये प्रतिबिंबित होता है। ठीक है, किनके सिद्धांत में, तो थॉर्नडाइक अधिगम सिद्धांत में ये बातें नहीं कही गई हैं। क्योंकि आप यहाँ देखिए कहा क्या जा रहा है, थोड़ा सा वर्ड से भी आपका आंसर निकल जाएगा। देखिए संज्ञान की बातें हो रही हैं और संज्ञान का किसके माध्यम से विकास हो रहा है, तो वो बच्चे वो वातावरण के बीच अंतःक्रिया की निरंतर प्रक्रिया से हो रही है। ठीक है, तो ये संज्ञान की जो विकास होती हैं वो बच्चे और वातावरण के बीच इंटरेक्शन की बातें होती हैं, वो किसके सिद्धांत में कही गई हैं, जहाँ पे अनुभूति की बात हो रही है किसके सिद्धांत में कही गई हैं, तो वो जो पियाजे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी थी उसमें ये बातें कही गई हैं कि बच्चे का जो संज्ञान का विकास होता है वो बच्चे और उसके जो सराउंडिंग्स हैं, जो जिस वातावरण में वो रहता है उसके साथ इंटरेक्शन करके सीखता है, वो अंतःक्रिया की एक कंटिन्यूअस प्रोसेस के माध्यम से सीखता है। और ये किसमें कहा गया है, तो ये पियाजे की जो कॉग्निटिव संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत था उसमें ये बातें कही गई हैं। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में किसके द्वारा प्रतिपादित, पियाजे द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत में ये बातें कही गई हैं। ठीक है, ये इसके थ्योरी में, और आंसर आपका क्या हो जाएगा, पियाजे का सिद्धांत, उसमें ये बातें कही गई हैं। अब आइए देखते हैं क्या है, जब हम वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण हेतु करते हैं, जो आपके पास पहले से स्कीमा बना हुआ है, मतलब पहले से जो आपके पास नॉलेज है, मतलब कि आपके पास जो पूर्व ज्ञान है किसी भी वस्तु, किसी भी प्लेस, किसी भी चीज के बारे में, ठीक है, कोई भी कॉन्सेप्ट आप में पहले से है और आप क्या कर रहे हैं, उसी का प्रयोग, जो इंफॉर्मेशन आपके पास पहले से है उसका प्रयोग जब आप बाह्य जगत के या एक्सटर्नल जो वर्ल्ड है उसके बारे में जब आप एनालिसिस करने के लिए, विश्लेषण करने के लिए करते हैं, तो उसको कौन सी प्रक्रिया कही जाती है, किसमें ऐसा होता है। ठीक है, वो कौन सी प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, पहले से स्टोर इंफॉर्मेशन, जो आपके मेमोरी में इंफॉर्मेशन है, पास्ट जो आपका इंफॉर्मेशन है वो का प्रयोग किया जाता है। जो आप देखते हैं चीज़ों को एक्सटर्नल वर्ल्ड में, एक्सटर्नल जो भी इन्वायरमेंट है उसमें जब आप देखने को मिलता है कोई भी चीज़, और फिर क्या करते हैं, आप उसका विश्लेषण करते हैं अपने पुराने ज्ञान के आधार पे, सूचना के आधार पे, जो स्मृति बनी हुई है उसके आधार पे, तो उसको कौन सी प्रक्रिया कही जाती है, उसको कही जाती है आत्म सात्मीकरण। ठीक है, एसिमिलेशन की प्रक्रिया होती है जिसमें क्या करते हैं आप, पहले से जो स्टोर इंफॉर्मेशन होता है उसके आधार पे आप दूसरे इंफॉर्मेशन को आप क्या करते हैं, उसके बारे में एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, आत्म सात्मीकरण या आत्मसात्करण भी इसको बोलते हैं। आपको कहीं कहीं ऐसा लिखा हुआ भी मिलेगा, आत्म सात्करण। ठीक है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला देख लेते हैं। वाइगोत्स्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्यों में एक प्रमुख विभिन्नता है। देखिए आपने देखा पियाजे की थ्योरी क्या है, आपने पहले का क्लास देखा होगा, आपको पता होगा कि पियाजे का सिद्धांत क्या है, वाइगोत्स्की का सिद्धांत क्या है। देखिए पियाजे की जो सिद्धांत है, थोड़ा सा मैं बता देता हूं, पियाजे की जो सिद्धांत है वो क्या है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत इनको कहा जाता है, अवस्था सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए इनमें क्या है,
पियाजे ने क्या कहा, संज्ञानात्मक विकास के लिए क्या होता है, आप वातावरण और क्या होता है, बच्चे जो करते हैं उसके बीच अंतःक्रिया होती है और उसी के माध्यम से क्या होती है, वो सीखता है, उसका विकास होता है। ठीक है, पहले क्या होता है, मैच्योरिटी के आधार पे बच्चा सीखता है। पहले क्या होता है, पियाजे क्या कहते हैं, और पियाजे में और वाइगोत्स्की में जो थोड़ा सा अंतर है उसको भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि क्वेश्चंस देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि 2-3 कॉन्सेप्ट में क्वेश्चंस को स्टूडेंट को फंसाने के लिए 2-3 कॉन्सेप्ट को एक साथ लेकर के चले आते हैं और फिर उससे क्वेश्चन बनाएंगे। और फिर क्या होगा, आपने चूंकि क्या किया है, एक कॉन्सेप्ट को पढ़ा फिर दूसरे कॉन्सेप्ट को पढ़ा, लेकिन आप उनके बीच क्या रिलेशन है या उनके बीच क्या डिफरेंसेज है आपने उसको पढ़ा ही नहीं, क्या अंतर थी आपने उसको देखा ही नहीं, और क्वेश्चंस वहां से आ जाएंगे। फिर क्या होगा, पढ़ा पढ़ाया सब क्या होगा, धरा का धरा रह जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में आपको ध्यान रखना है। आप देखिए क्या करना है, वाइगोत्स्की और पियाजे। देखिए पियाजे क्या बात करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए, आप यहाँ पे पियाजे को देखिए। पियाजे क्या बोलते हैं कि वातावरण के साथ अंतःक्रिया करके सीखते हैं, और वातावरण के साथ बालक अंतःक्रिया करता है, सतत अंतःक्रिया, कंटिन्यूअस अंतःक्रिया करता रहता है, और फिर बालक सीखता है। ठीक है, एक ये बातें हो गई इन्होंने कहा। दूसरी बात ये जो कहते हैं, पहली बात तो ये हो गई, दूसरी बात ये क्या बोलते हैं, दूसरी बात बोलते हैं कि बालक में क्या होता है, पहले विकास होता है और फिर क्या होता है, उसका अधिगम होता है। पहले विकास हुआ, विकास पहले होगा, देखते होइएगा कि जैसे जैसे बालक का आयु बढ़ता है, परिपक्वता बढ़ती है, वैसे वैसे क्या होता है, वो चीजों को सीखता है, नए नए चीजों को सीखता है। ठीक है, वो मूर्तता से अमूर्तता की तरफ बढ़ता है। तो पहले विकास होगा, विकास पहले होगा, या यहां लिखिए पहले, ये पियाजे का स्टेटमेंट है, पहले विकास होगा फिर अधिगम या सीखना। ठीक है, ये आपने देखा 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट जो इनके बीच अंतर है और जहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनता है, ठीक है, वो है कि लैंग्वेज पे और थिंकिंग पे इन्होंने क्या कहा है। ठीक है, तो देखिए वाइगोत्स्की व से शुरू होता है, वाइगोत्स्की व से वाइगोत्स्की, और व से आपको ध्यान रखना है विचार। तो आप देखिए जब भी पियाजे को पढ़ेंगे और वाइगोत्स्की को पढ़ेंगे, आप वहां पे कैसे याद रखेंगे वो मैं बता देता हूं। तो देखिए पियाजे क्या बोलते हैं, पहले भाषा का विकास होता है, विकास होता है या जन्म होता है। ठीक है, भाषा का विकास होता है, फिर विचार आने लगता है, फिर विचार आता है। ये आपने देखा किसमें, ये स्टार्टिंग में होता है। आगे चल करके पियाजे क्या बोलते हैं कि आगे चल करके दोनों एक साथ हो जाता है। ठीक है, अब देखिए इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने क्या बोला है कि पहले क्या होता है, सबसे पहला चीज तो इनको देखना है, चूंकि वातावरण के साथ सतत अंतःक्रिया की बात करते हैं पियाजे, और ये बोलते हैं कि जो सामाजिक घटक होती हैं, जो सामाजिक फैक्टर्स हैं, सोशल फैक्टर्स, सामाजिक घटक के साथ अंतःक्रिया द्वारा बालक क्या होता है, सीखता है। सोशल जो भी नॉर्म्स हैं उसके माध्यम से, संस्कृति के माध्यम से, सामाजिक घटक के अंतःक्रिया के माध्यम से सीखना होता है। ठीक है, पहला हुआ। दूसरा पॉइंट देख लीजिए, इसका इससे डिफरेंस देखिए। दूसरा क्या क्या है, पहले विकास होता है फिर अधिगम होता है, और ये बोलते हैं कि पहले अधिगम होगा या सीखना होगा, फिर क्या होगा, फिर विकास होता है। ठीक है, अब देखिए यहां पे देखिए, पहले भाषा का विकास
फिर विचार का आता है, फिर विचार का विकास होता है या फिर विचार आता है। ये किसने कहा? पियाजे ने कहा। आपको याद रखना है वाइगोत्स्की व फॉर विचार। ये बोलते हैं पहले क्या आता है? विचार आता है, पहले विचार फिर भाषा। ठीक है, तो आप देख लिए क्या अंतर है, किस आधार पे इनके बीच अंतर है। तो आप यहां देखिए, अब सवाल में देखिए, वाइगोत्स्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्य में एक प्रमुख विभिन्नता क्या है। आप देखिए, व्यवहारवादी सिद्धांतों का आलोचना ये नहीं है इनका। दूसरा क्या है? ज्ञान के सक्रिय निर्माताओं के रूप में बच्चों की संकल्पना। ये मानते हैं, दोनों मानते हैं कि बच्चे जो होते हैं वो सक्रिय निर्माता होते हैं। किसके? नॉलेज के। मतलब बच्चे खुद से क्या करते हैं? नॉलेज का कंस्ट्रक्शन करते हैं। ठीक है, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? पियाजे और वाइगोत्स्की दोनों को क्या कहा जाता है? कंस्ट्रक्टिविस्ट कहा जाता है। ठीक है, एक सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट है, एक दूसरे क्या है? पियाजे क्या है? पियाजे हैं आपके कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट। ठीक है, तो आप देख लीजिए, ये तो सही है। बच्चों को एक पालन पोषण का परिवेश उपलब्ध कराने की भूमिका। दोनों मानते हैं कि बच्चे को एक परिवेश, बेहतर परिवेश मिलना चाहिए, और परिवेश में ही क्या होते हैं? बच्चों में अधिगम होता है, बच्चे सीखते हैं। ठीक है, अब देखिए, भाषा एवं चिंतन के बारे में दृष्टिकोण। तो आपने देखा दोनों के बीच में अंतर कहाँ आ रहा है? भाषा और जो चिंतन होता है, मतलब जो विचार है ना, उसी को चिंतन कहा गया है। ठीक है, विचार को ही क्या है? आप चिंतन कह लीजिए। चिंतन, यहां भी क्या कह लीजिए आप? पहले विचार मतलब कि चिंतन। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब देखिए, ये आपका क्या हो गया? सही आंसर हो गया। यहीं पे क्या है? दोनों में विभेद है, दोनों में विभिन्नता आपको यहीं पे देखने को मिलता है इनके सिद्धांत में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्या है। कौन सा सूत्र सही नहीं है? ठीक है, आप देखिए क्या है? परिपक्वता प्लस अधिगम इज इक्वल टू क्या होता है? विकास। ठीक है, देखिए परिपक्वता इंटू अधिगम। देखिए इंटू की बात कहीं नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, ये इंटू आपको जब भी विकास की बातें होंगी वहां पे क्या होगा? परिपक्वता इंटू अधिगम नहीं होगा। ठीक है, तो ये नहीं होगा, ये आपका गलत हो गया। दूसरा क्या है? विकास प्लस अधिगम, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, परिपक्वता क्या होती है? विकास और अधिगम से परिपक्वता नहीं आती। ठीक है, अब देखिए क्या है? परिपक्वता प्लस विकास अधिगम नहीं होगा। ठीक है, देखिए होता किससे है? तो परिपक्वता प्लस अधिगम से क्या होता है? डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो प्लस की बातें कही गई हैं, तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? एक सही हो जाएगा कि परिपक्वता प्लस क्या हो गया? अधिगम हो गया, तब क्या होता है? विकास होता है। ठीक है, ये अगर आप ये देखेंगे तो आपको यहां से पता चलेगा कि ये किसके अकॉर्डिंग कहा गया है। चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, इसको इंटू कर देते हैं। अब देखिए, परिपक्वता इंटू विकास क्या है? अधिगम। तो ये भी क्या है? सही नहीं है। सही क्या है? परिपक्वता प्लस अधिगम। परिपक्वता और अधिगम के माध्यम से ही क्या होता है? आप में विकास होता है। ठीक है, तो ये सूत्र, ये फॉर्मूला सही है, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, जो भी चीजें मैंने बताया है उसको एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, देख लीजिए क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग इसको समझ गए होंगे, क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं आपने देख लिया। आपने इसको जो भी थ्योरी आपने पढ़ी थी उस पर भी अगर आप थोड़ा सा ध्यान देते तो शायद ये सारे क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे। ठीक, तो जो भी पहले थ्योरेटिकल क्लासेज हुई हैं आप कोशिश करिए कि उसको देख लीजिए और फिर क्वेश्चंस को लगाने की कोशिश करिए। ठीक है, तो इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास में आपने देखा किस पे आधारित? आपने पियाजे की संज्ञानात्मक विकास पे आधारित कुछ प्रश्न आपने देखा है। अगले जो भी क्लासेज होंगी उसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे? तो वाइगोत्स्की के जो भी थ्योरी हैं उसके आधार पे जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं या कुछ क्वेश्चंस नए होंगे वो आपके सामने लेकर के आऊँगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो इसको बेहतर ढंग से पढ़िए, प्रैक्टिस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।